प्रांजल हिंदी क्लासेस में मैं पूजा जिंदल आपका अभिवादन करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको जो यूजी और पीजी यानी कि मुख्य रूप से जो एमए और बीए के हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक सुनहरा सा अवसर ये है कि उनको जो मुख्य रूप से जो 30 से 36 अंक अपने जो आपका जो यूनिवर्सिटी के पेपर्स होते हैं उनमें बटोरने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो मैं आपको बताऊंगी, और वो है सही व्याख्या लिखने का तरीका। हम सब जानते हैं हमारे पास जब यूजी और पीजी यानी कि जो हिंदी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, हिंदी का जब पेपर आता है तो उसमें सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि निम्न पद्यांशों या निम्न अवतरणों या निम्न गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या करिए। हम व्याख्या करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें व्याख्या करनी नहीं या तो आती, बिल्कुल भी नहीं आती है। मेरी नज़र में देखा जाए तो उन्हें बिल्कुल भी व्याख्या करनी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, प्रसंग लिख दिया, जो उनके मन में आ रहा है वो सब, उसमें वो कवि भी लिख दिया, उन्होंने घटना भी लिख दी, सब कुछ लिख दिया, ठीक है, जो इच्छा हो रही है। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो आपके अवतरण या गद्यांश लिखा हुआ होता है वो एज इट इज उसको कॉपी कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये ऐसा का ऐसा लिखना है। और दूसरा व्याख्या, व्याख्या कैसे शुरू करनी है, किस तरह के शब्दों का प्रयोग करना है, कैसी भाषा लिखनी है, कौन सा क्रम होना चाहिए, वो उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता है। तीसरा बिंदु आता है विशेष का। विशेष में लोग यही जानते हैं कि इसमें तो सिर्फ छंद अलंकार लिखने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं, या फिर सबसे सीधा साधा भाषा सरल है और इसमें अलंकार कौन सा है, अनुप्रास अलंकार, क्योंकि हम साधारण रूप से ये दो ही चीजें जानते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि व्याख्या में जो आपके नंबर कटते हैं वो इसी वजह से कटते हैं क्योंकि आपने व्याख्या जो है वो या तो सही तरीके से नहीं की है, या फिर कोई एक जो बिंदु है वो आप भूल जाते हैं, आपको आता नहीं है, या आपने सही करा नहीं है। आज के वीडियो में मैं आपको व्याख्या करने का सही तरीका, सही क्रम और जितनी चीजें उसके अंदर लिखनी होती हैं, जरूरी होती हैं या लिख सकते हैं, वो सभी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि व्याख्या गद्य और पद्य दोनों की ही की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पद्यों की व्याख्या की जा सकती है, गद्य की नहीं। गद्य और पद्य क्या होते हैं ये तो हम सब जानते ही हैं। जो जो ऐसा काव्य जो गाया जा सकता है या किसी लयबद्ध है वह पद्य कहलाता है। जो किसी तुक में बंधा हुआ होता है, ठीक है, वो पद्य कहलाता है। और जो किसी तुक में, किसी नियम में, किसी छंद में बंधा हुआ नहीं होता है वो गद्य कहलाता है। गद्य को हम कह सकते हैं, गद्य के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कोई कहानी हो सकती है, नाटक हो सकता है, उपन्यास, ठीक है। नाटक में एक बात ध्यान रखनी है, नाटक गद्य भी होते हैं और पद्य भी होते हैं। जो नाटक का जो शुरुआती दौर है वो पद्य ही हुआ करता था। उसके बाद में चंपू काव्य यानी कि गद्य और पद्य दोनों में नाटक लिखे गए, जिसे चंपू काव्य कहा जाता है। और आज जो नाटक लिखे जाते हैं या जो अब जिनका अभिनय होता है वो गद्य होते हैं। कहीं कहीं उनमें पद्य यानी कि कहीं गीतों का या इस तरह के संगीत का प्रयोग किया जाता है, वो मनोरंजन की दृष्टि से किया जाता है। पद्य की अगर हम बात करें तो पद्य में हम ले सकते हैं, कोई कविता हो सकती है, छंदबद्ध कोई कविता हो सकती है, ठीक है। नाटक, जैसे मैंने कहा, अगर नाटक में कोई पद्य है तो कोई छंद आ रहा है, कोई लयबद्ध कोई कविता है तो वो, ठीक है। इसके अलावा महाकाव्य जो होते हैं, प्रबंध काव्य, मुक्तक, इस तरह से अगर कोई रचना होती है तो वो पद्य कहलाती है। यहाँ मैंने आपको गद्य और पद्य के बारे में एक छोटा सा जो आपको विवरण है वो दे दिया है। एक बात मैंने आपको बताई कि व्याख्या गद्य और पद्य दोनों की जा सकती है। दूसरी बात ये है, व्याख्या को हमेशा हमारे पास प्रश्न आता है सप्रसंग व्याख्या करिए। तो सबसे पहले आपको व्याख्या का प्रसंग लिखना आना चाहिए। एक मेरा आपको एडवाइस ये है, सलाह ये है सबसे पहली, कि जब भी आपके पास कोई अवतरण, कोई गद्यांश या पद्यांश आता है तो उसे आप कम से कम 2 बार जरूर पढ़ लें।
दो तरह के आते हैं हमारे पास, एक पठित आता है और एक अपठित आता है। पठित यानी कि पढ़ा हुआ है, यानी कि उसके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं, वो हमने पहले पढ़ा हुआ है, यानी कि उसके पात्रों से हम परिचित होते हैं, उसकी भाषा या उसके प्रसंग से हम परिचित होते हैं। दूसरा होता है अपठित, जिसके बारे में हमें परिचित नहीं होते, जो हमने पहले पढ़ा नहीं है, ठीक है, वो उसी टाइम पढ़ना होता है। तो उसे आप यदि 3 या 4 बार अच्छे से तरह से पढ़ लेंगे तो आप उसकी व्याख्या कर पाएंगे और उससे संबंधित प्रश्नों का जवाब आसानी से दे पाएंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ प्रसंग से। जब हमारे पास प्रश्न आता है सप्रसंग व्याख्या करिए, तो उसमें व्याख्या करने के लिए आपको सबसे पहले, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे हमारे पास 4 लाइन आई है, 4 लाइन का मतलब है एक एक हम दोहा या एक पद मान लेते हैं। तेज तम अंस पर कान्हा जिमी कंस पर, त्यों मलिच्छ बंस पर शेर शिवराज है। ये महाकवि भूषण जी की 2 पंक्तियां हैं जो उन्होंने शिवा बावनी में लिखी हुई है, वहीं से मैंने ली है। इसमें उन्होंने शिवाजी की शौर्य के बारे में, उनकी वीरता के बारे में अलग अलग उपमाएं देके अलग अलग उदाहरणों से हमें समझाया है और बहुत अच्छी तरह से उसे प्रकट किया है, उनके शौर्य को बताया गया है। अगर आपके पास ये उदाहरण आता है या ये पद आता है, तो आप अपनी व्याख्या शुरू करने से पहले क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे। ये है सही तरीका व्याख्या शुरू करने का। कई लोग होते हैं जो जो व्याख्या समझ में आ रही है, जो हमें करनी है, वो सीधे सीधे प्रसंग लिखा और चालू हो जाते हैं, लेकिन वो व्याख्या करने का एक स्टैंडर्ड जो तरीका होता है ना, वो नहीं होता है। जब भी आप कोई व्याख्या कर रहे हैं तो उसके प्रथम 3 शब्द या जिससे समझ में आ जाए कि ये आपका सही शुरुआत है, उसके बाद आप इस तरह से साइन बना सकते हैं और उसके बाद उसके अंतिम 3 या 4 शब्द, जिससे पता चल जाए कि कहाँ से कहाँ तक का जो अवतरण है या जो पद्यांश है गद्यांश है वो लिया है आपने अपनी व्याख्या के लिए। दूसरी बात ये हो गई, हमें लिखना है हमारा प्रसंग। प्रसंग में कई लोग जो होते हैं वो कवि का नाम लिख देते हैं, रचना का नाम लिख देते हैं, महाकाव्य का नाम लिख देते हैं। नहीं, प्रसंग का मतलब होता है कारण, विषय, ओकेजन क्या है। मैं जब भी अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ, मैं यही उदाहरण उन्हें देती हूँ जिससे उन्हें आसानी से समझ में आ जाए कि अगर मैं आपको अपनी आपको अपने घर पे खाने के लिए बुला रही हूँ या किसी विशेष कार्यक्रम के लिए आमंत्रित कर रही हूँ, तो आप ज़रूर मुझसे ये पूछते हैं कि प्रसंग क्या है, ओकेजन क्या है, किस कारण से आप बुला रहे हैं, ठीक है। बस उसी बात को आप ध्यान में रख के यहाँ चलिए कि जब भी आपके पास जो अवतरण आया है तो वो लिखा गया है, तो उसके आगे पीछे की जो कथा है, यानी कि कहाँ से लिया गया है, क्या है, कहाँ से आया है, वो चीज़ आपको लिखनी होती है। जैसे मैंने आपको कहा क्या उसके बारे में क्या बताया गया, जैसे मैंने आपको कहा, जो मैंने अभी आपको लाइन बताई तेज तम अंश पर, इसमें मैंने आपको कहा शिवाजी की शौर्य और वीरता के बारे में बताया है, किसने, महाकवि भूषण ने। या आप ये लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा उसमें बहुत सारी उपमाएं, बहुत सारे उदाहरण देके बताया कि जिस तरह से अंध का जो प्रकाश होता है वो अंधकार को जीत लेता है, जिस प्रकार से कान्हा ने किसको जीत लिया था, कंस को जीत लिया था, उसी प्रकार मलिच्छ जो वंश है, यानी कि जो मुगल साम्राज्य है, संप्रदाय है, उस पर किसका अधिकार हो गया है, शेर शिवराज का। इस तरह कई उपमाएं देकर उन्होंने समझाया है, तो ये बात हम हमारे प्रसंग में लिख सकते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, जैसे किसी नायिका का वर्णन है, या अगर कहानी के बारे में हम बात करें तो कहानी या नाटक में ऐसा होता है कि 2 पात्र आपस में वार्तालाप कर रहे होते हैं या कोई विशेष घटना के बारे में बताया गया होता है, तो उस घटना का एक छोटा सा, यानी कि हम बता दें कि ऐसा ऐसा हुआ था, किसी 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं तो उन पात्रों के नाम से हम बता सकते हैं कि ये 2 पात्र इस विषय पर वार्तालाप कर रहे हैं या इस विषय पर झगड़ा कर रहे हैं या इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। नायिका का वर्णन है तो हम बता सकते हैं कि नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है।
श्रृंगार वर्णन यानी कि नायक नायिका दोनों का वर्णन है, दोनों का, तो हम कह सकते हैं नायक नायिका का श्रृंगार वर्णन है या वार्तालाप वर्णन है। ठीक है, इसमें हम जो अलंकार है या जो मुख्य भाव है उसके बारे में ध्यान रखकर हम अपनी बात, अपना जो प्रसंग है वो अच्छी तरह से बता सकते हैं। ठीक है, अगला मैंने आपको बताया, जो अगला जो पॉइंट होगा वो है संदर्भ। यहाँ मैंने आपको बताया जो कोई कारण क्या है हमारा, ठीक है, विषय क्या है, मुख्य भाव, या कह सकते हैं जो पंक्तियां आई हैं उसके पीछे की बात या उसका समराइज, जो छोटा 2 लाइन में अगर हम बता सकते हैं क्या हुआ था। ठीक है, ये हमें कहाँ लिखना होता है, प्रसंग में। ये कोशिश करें कि आप सबसे प्रथम बिंदु प्रसंग ही लिखें। द्वितीय जो बिंदु है जो महत्वपूर्ण है वो है संदर्भ। संदर्भ यानी रेफरेंस, कहाँ से और किसका लिया गया है। कहाँ से का मतलब है कि यदि कोई कविता ली गई है तो किस काव्य संग्रह से ली गई है, या कोई विशेष कोई पद आया है, कोई दोहा, कोई छंद आया है तो वो किस काव्य संग्रह से लिया गया है। ठीक है, या किस महाकाव्य से लिया गया है, किस छंद प्रबंध काव्य से लिया गया है। नाटक की यदि हम बात करें तो नाटक का कोई दृश्य या हम ऐसा कहें कोई वार्तालाप आया है तो उसमें हमें लिखना है कि ये नाटक के इस अंक के इस दृश्य से लिया गया है। ठीक है, उपन्यास की अगर हम बात करते हैं तो उपन्यास भी बहुत बड़ा होता है ना, तो उसमें भी आपको स्पष्ट रूप से बताना है कि ये इस समय की बात है। ठीक है, और इस समय से यहाँ पे ये इस उपन्यास से और इस रचनाकार, यहाँ ध्यान रखना है उपन्यास अगर लिखा हुआ है तो उपन्यासकार, नाटक अगर लिखा हुआ है तो नाटककार, कहानी तो कथाकार, अगर कविता लिखी हुई है तो कवि, और कोई साधारण कोई लेख है तो लेखक या रचनाकार। ये बात ध्यान रखिए। अगर आपको कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, आप कई बार ऐसा होता है हमें समझ में नहीं आता है, तो वहाँ आप साधारण रूप से रचनाकार का नाम लिख सकते हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि ये इस रचनाकार का नाम है। ठीक है, पहली बात संदर्भ में क्या लिखना होता है, कवि या रचनाकार का नाम। दूसरी बात कहाँ से लिया गया है, यानी कि जो कोई काव्य संग्रह है, कहानी संग्रह है, महाकाव्य, रामचरितमानस का अगर कोई दोहा या चौपाई आती है तो आप क्या लिखेंगे, रामचरितमानस का नाम, यानी महाकाव्य का नाम। ठीक है, मुक्तक है, जैसे घनानंद का कोई आता है, ठीक है, कवित्त सवैया आता है या सेनापति का आता है, तो आप मुक्तक, तो वो सेनापति के सवैये, बिहारी रत्नाकर जो बिहारी सत्सई के जो दोहे हैं, अगर वो विशेष रूप से कोई 2 या 4 दोहे आ जाते हैं तो आप बिहारी रत्नाकर या बिहारी सत्सई लिखेंगे। इसी तरह से उस काव्य का नाम, जिस काव्य से आपसे लिया गया है उस काव्य का नाम लिखेंगे। कहानी है तो कहानी, उपन्यास है तो उपन्यास, नाटक है तो नाटक, नाटक लिखेंगे तो नाटक, अंक और दृश्य, तीनों चीजें आपको लिखनी है। नाटक और दृश्य, सभी तरह की बात हो गई। यदि कविता आती है तो, कहानी आती है तो, उपन्यास, नाटक, कुछ भी आता है, किसी का भी अंश आता है, किसी का भी कोई पद या दोहा आता है तो आप इस तरह से लिखेंगे, कवि या रचनाकार का नाम, फिर कहाँ किसका है और कहाँ से लिया गया है, ये हमें संदर्भ में लिखना होता है। तीसरी बात, अगर कोई गद्य है तो जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर कोई पद्य है और आपने उसमें कोई छंद पहचाना है, जैसे कोई छंद आया है, जैसे मैं कहती हूँ कवित्त है, सवैया है, दोहा है, चौपाई है, यदि ऐसा कोई छंद है तो आप उस छंद का नाम भी इस संदर्भ में लिख सकते हैं।
छंद का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, एक और बात थी, गद्यांश, पद्यांश, अवतरण, तीनों चीजें ध्यान रखिएगा। गद्य का कोई अंश होता है तो वो गद्यांश कहलाता है। पद्य तो पूरा पद्य नहीं दिया जाता है, आपको पद्य का कुछ अंश दिए जाते हैं। सामान्यतः 4 से 8 लाइन होती है आपके पास में, तो वो आप पद्यांश कहलाएगा। ठीक है, यदि कोई कहानी या उपन्यास का कुछ एक पैराग्राफ दिया हुआ है तो वो अवतरण कहलाता है। तो उसके अनुसार ही आप अपनी ये जो इसका जो शुरुआत करेंगे, अपने जो लिखने का जो शुरुआत करेंगे वो उसके अनुसार ही करेंगे। जैसे प्रस्तुत पद्यांश के रचनाकार महाकवि भूषण, महाकवि तुलसीदास या घनानंद या भारतेंदु जी, द्विवेदु जी, कुछ, ठीक है, जिनका भी है, इस तरह से आप अपनी शुरुआत करेंगे। कोशिश ये करिए कि आपकी जो भाषा है वो अच्छी हिंदी, समझने वाली हिंदी होनी चाहिए। दूसरी बात ये, कहीं पर भी आपको क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको 2 चीजें बता दी, प्रसंग में आपको क्या लिखना है और संदर्भ में आपको क्या लिखना है। संदर्भ में आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है, छोटा लिखना है और किसका है और कहाँ से लिया गया है। जिसमें मैंने आपको सभी के उदाहरण दे दिए कि अगर कोई नाटक है तो नाटककार का नाम लिखेंगे और उसका अंक और दृश्य लिखेंगे, उपन्यास है तो उपन्यासकार का नाम लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब भी आपकी जो व्याख्या आती है, अगर वो 10 नंबर की है, 10 से 8 से 12 नंबर की व्याख्या आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में आती है, अगर वो 10 नंबर की है तो मान के चलिए कि 5 नंबर की आपकी जो व्याख्या का पॉइंट होता है ना, वो होता है 5 नंबर का। बाकी के जो आपके 5 नंबर होते हैं वो होते हैं इन तीनों चीजों के, प्रसंग, संदर्भ और विशेष, जो सबसे अंतिम बिंदु है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है। विशेष में यदि आपने न्यूनतम यानी कम से कम 3 या 5 पॉइंट लिख दिए तो आप अपनी जो व्याख्या है उससे सेटिस्फाइड हो सकते हैं, उससे पूरी तरह से संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन वो 3 या 5 पॉइंट्स आपके इस जो अवतरण है या जो गद्यांश पद्यांश है उससे संबंधित और बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, व्याख्या प्रारंभ करने से पहले हम ये लिखते हैं, प्रस्तुत अवतरण या दोहा या छंद, पद, गद्यांश, पद्यांश में लेखक या कवि का नाम लेकर कहते हैं, जी कहते हैं या जी बता रहे हैं या जी शौर्य का वर्णन कर रहे हैं, नायक नायिका का वर्णन कर रहे हैं या श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं या करुणा दर्शाते हुए कह रहे हैं। ये इस तरह के जो लाइंस हैं, जो पंक्तियां हैं, मैं आपको बता रही हूँ। जो आपका जो शुरुआत करने का जो तरीका होता है ना, सामान्यतः जो एग्जामिनर होता है, जो आपकी कॉपी चेक करने वाले होते हैं, वो मुख्य रूप से आपके ऊपर की 2 लाइनें और नीचे की 2 लाइनें ही ज्यादा देखते हैं। तो आपका शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं तो बीच का जो मटेरियल होता है वो तो हमें आता ही है, व्याख्या करनी तो हमें आती ही है। जो व्याख्या है, जो उसमें मूल भाव जो बताया गया है, जो उसके शब्दार्थ हैं, वो तो हमें पता ही है। बस उसे शुरुआत करने का जो सही तरीका है वो हमें समझने की आवश्यकता है। तो उसे हमें अच्छी तरह से क्या लिखना है, प्रस्तुत अवतरण में कवि जो तुलसीदास हैं वो भक्ति भाव प्रकट करते हुए कहते हैं या राम की भक्ति करते हुए कहते हैं या राम के बारे में दर्शाते हुए कहते हैं। सूरदास की कहें तो सूरदास कृष्ण की बाल लीला का अद्भुत वर्णन करते हुए कहते हैं, या जो यशोदा है और जो श्री कृष्ण है उनके जो उनका जो ममता है, उनका जो वात्सल्य वर्णन है, उसका भाव प्रकट करते हुए कहते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से आप अपनी व्याख्या की शुरुआत करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा आकर्षक होगा। दूसरा जो मुख्य बिंदु है व्याख्या के लिए, आपके जो शब्द और आपके जो वाक्य होने चाहिए वो आप ज्यादातर ये कोशिश करिए कि वो छोटे हों और सरल और स्पष्ट शब्दों में लिखे हुए हों। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्हें आता है, वो लिखते हैं, लेकिन जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, उसे सही नहीं बना पाते हैं। कई बार वो स्त्रीलिंग को पुल्लिंग कर देते हैं, का को की कर देंगे, के कर देंगे। वो एक्चुअली क्या, लिखते लिखते 3 घंटे का जो समय होता है ना,
वो कई बार ऐसा लगता है कि सिर्फ हमें 3 ही मिनट दे दिए गए हैं इतना सारा कुछ करने के लिए। अगर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं, हमें व्याख्या, कई बार हम व्याख्या में इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, आती है बहुत अच्छी तरह से और हमने व्याख्या में ही टाइम लगा दिया सारा, तो हम उस तब भी हम उसको सही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम उसमें वाक्य सही नहीं बना पाते। कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस आपको मार देता है। उसी तरह से आप शांत दिमाग से उसे करेंगे, सरल और स्पष्ट शब्दों में करने की कोशिश करें। अगला है, किसी भी वाक्य को, किसी भी भाव को बार बार ना दोहराएं। कोई भी बात आपने एक बार कह दी है तो उसे अलग अलग शब्दों में बार बार दोहराने की कोई जरूरत नहीं। अगली बात ये, क्रम से आगे बढ़ें। कोई भी बात है, जैसे मैंने आपको कहा अभी एक उदाहरण जो सब यहाँ पे दिया था कि तेज तम अंश पर कान अजनी कंस पर, यहाँ तेज की बात पहले आ रही है तो मैं पहले तेज की बात समझाऊंगी, जो तेज का उदाहरण है वो समझाऊंगी, फिर उसके बाद कान्हा का उदाहरण दूंगी और सबसे अंतिम में मैं समझाऊंगी कि इन उदाहरणों के बाद या इन उपमाओं के बाद उन्होंने बताया है जो शिवाजी हैं उनके शौर्य का वर्णन इस प्रकार किया गया है। ठीक है, सबसे पहले जो क्रम है वो आपका टूटना नहीं चाहिए। इसी तरह से जो उपन्यास और कहानी का भी अगर आप व्याख्या कर रहे हैं तो उसमें भी आप ध्यान रखिए कि आपका क्रम टूटना नहीं चाहिए। अगला, जो कवि या लेखक जो कहना चाहते हैं, जो आप पद या अवतरण जो पढ़ रहे हैं उसके मुख्य भाव को आप समझने का प्रयास करिए। कवि या लेखक जो कहना चाहते हैं उसका मुख्य भाव क्या है, अगर उसका मूल भाव आपने स्पष्ट रूप से समझा दिया तो आपकी व्याख्या वैसे ही बहुत अच्छी हो जाती है, समझने लायक हो जाती है। क्योंकि हम जानते हैं हम व्याख्या इसीलिए करते हैं ताकि जो वो अगर जो पद लिखा हुआ है वो सामान्य रूप से सीधी सादी भाषा में अगर किसी को समझाना है, उसकी जो टीका होती है ना, उसे अच्छे शब्दों में समझाना है, अपने शब्दों में समझाना है तो कैसे समझाएंगे, उसी के लिए हम व्याख्या करते हैं। अगला पॉइंट ये है, अगर उसमें उपमाएं दी गई हैं, रूपक को लेकर, रूपक जो अलंकार है या रूपक से जो नायक है या नायिका है या किसी भी भाव को समझाया गया है, किसी की भी विशेषता को बताया गया है, तो उसे आप सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करें। उन उपमाओं को, उन रूपक को आप अच्छी तरह से समझा दीजिए। अगला, आपने देखा होगा जब भी इस वाले अगर उदाहरण की भी हम बात करते हैं कान्हा जिमी कंस पर, तो यहाँ आपको 2 अंतर कथाएं बतानी है, लेकिन इन अंतर कथाओं को आप व्याख्या में विवरण यानी कि व्याख्या में समझाने का प्रयास न करें। आप ऐसा ना करें कि आप कान्हा के बारे में, कान्हा ने किस प्रकार कंस को मारा था, या आप विवरण में समझाने व्याख्या में ही बैठ जाएं कि कान्हा पैदा हुए थे, ऐसा ऐसा हुआ था, फिर उन्होंने कंस को इस तरह से मारा था, या अंधकार जो है उस पर प्रकाश किस तरह से विजय प्राप्त करता है। इसमें और भी पद बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारी उपमाएं दी गई हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उन अंतर कथाओं को अपनी व्याख्या में ही समझाना लग जाए। उन अंतर कथाओं के लिए आपको एक विशेष बिंदु दिया जा रहा है, विशेष, वहां आप एक एक अंतर कथा को स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं, वहां आपके पास इसकी जगह है। अगला, रस और भाव, यानी कि श्रृंगार रस है तो उसके अनुसार आपकी भाषा या आपके भाव होने चाहिए। अगर वहीं पर रौद्र रस है, करुण रस है, तो उसके अनुसार आपके भाव या आपकी भाषा चलनी चाहिए। हम जानते हैं कि जब करुण होता है तो अलग तरह की भाषा आती है, अलग तरह के शब्द आते हैं, रौद्र होगा तो अलग होगा, है ना, माधुर्य होगा तो अलग होगा। आप उसके भाव को अगर आपने समझ लिया है, उसके रस को अगर आपने समझ लिया है, आनंदित जो जो आनंद हमारे अंदर जो सहृदय को हो रहा है, अगर वो भाव आप समझ गए हैं तो उसके अनुसार ही अपने भाषा और अपने जो शब्द हैं उनका चयन करते हुए व्याख्या करिए। दूसरा, मैंने आपको बताया पहले ही कि आपको कहीं पर भी क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि ऐसे शब्द जो बोलने में या सुनने में अच्छे नहीं लगते हैं, आप उन्हें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि आप सरल व स्पष्ट भाषा में अपनी व्याख्या करें। किसी भी बिंदु में व्याख्या हो, प्रसंग हो, संदर्भ हो, कहीं पर भी आप कोई ऐसा टिपिकल वर्ड, कोई बहुत ज्यादा विशुद्ध हिंदी के शब्द इस्तेमाल ना करें। आप हिंदी लिखिए लेकिन ऐसे शब्द मत लिखिए जिसके लिए व्यक्ति को शब्दकोश की आवश्यकता पड़ जाए। एक बात और है, मेरा विशेष रूप से मेरा ये आग्रह है कि आप अपनी व्याख्या लिखकर या जब लिखें तो एक एक सेंटेंस को आप पुनः वापस पढ़ते हुए जाएं।
या जब पूरी लिख लें तो एक बार खुद ज़रूर पढ़ लें उसे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ गलती करी है, तो उसके अनुसार आप अंत में उसे सही कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैं व्याख्या कर ली और उसके बाद में देखती हूँ अरे यार ये वाला पॉइंट लिखना था और मैंने नहीं लिखा, तो आप उसे कर सकते हैं। इतनी सी जगह हम रख सकते हैं उसके, ठीक है। अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं, इन बिंदुओं का ध्यान रखते हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आकर्षक तरीके से अपनी व्याख्या कर सकते हैं। अंतिम बिंदु है विशेष। सबसे अंतिम और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। विशेष के अंदर हम वो पॉइंट्स लिखते हैं, वो बिंदु लिखते हैं जिन्हें हम ना तो प्रसंग में लिख सकते हैं, ना संदर्भ में लिख सकते हैं और ना ही व्याख्या में लिख सकते हैं। विशेष यानी कुछ अलग सा, कुछ अलग क्या है इसके अंदर, ठीक है। वो हो सकता है भाव पक्ष का कुछ विशेष और कला पक्ष का कुछ विशेष। भाव पक्ष यानी इंटरनल, अंदर से, यानी कि मुख्य भाव रस, और कला पक्ष यानी बाहरी रूप से वो कितना अच्छा या बुरा है। एक बात और ध्यान रखनी है, सारी रचनाएं या सारे पद अच्छे ही नहीं होते हैं, उनमें बहुत सारी कमियां भी रह जाती हैं और आपको अपने विशेष में वही बात बतानी होती है। अगर आपको कहीं लग रहा है कि यहाँ, जैसे आपने अगर दोष गुण या दोष, जो काव्य गुण और काव्य दोष पढ़े हैं, तो आपने बहुत सारे काव्य दोष पढ़े होंगे, उनके अनुसार यदि आपको कहीं कोई काव्य दोष पता चलता है तो आपको काव्य दोष यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपको सिर्फ अच्छाई ही नहीं लिखनी है, आपको अगर आपको कहीं बुराई नजर आती है, या मैं ऐसा कहूँ कि आपको कहीं कोई आलोचना नजर आती है, कुछ करना है, तो आप विशेष के अंदर कर सकते हैं, व्याख्या में नहीं कर सकते। व्याख्या आपको वही लिखनी है जो कवि ने लिखी हुई, कई कवि या लेखक ने लिखी हुई है। यहाँ वो पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे सबसे पहला है, जो पद या अवतरण लिखा हुआ है उसमें यदि रचनाकार का कोई विशेष दृष्टिकोण आपको नजर आता है तो वो आप लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं कवि भूषण की बात करूं, तो कवि भूषण रीतिकाल के कवि हैं, लेकिन उनकी जो कविताएं हैं या जो उनका काव्य है वो किस रस से है? वीर रस से है। ये उनका विशेष बिंदु है। तो ये विशेष बिंदु आप अपने, जो इनका अगर काव्य, इनका ये पद आता है, तो उसके अंदर आप ये विशेष में लिख सकते हैं। दूसरी बात, ये रस कौन सा है? यदि आपने अवतरण का आप रस पहचान गए हैं, भाव पहचान गए हैं, तो आप रस लिख सकते हैं। जो 11 रस होते हैं उनमें से आप जो भी आपको समझ में आता है वो रस आप इसमें स्पष्ट कर सकते हैं। यदि आप उसे समझाने के लिए कोई पंक्ति, कोई विशेष पंक्ति लिखना चाहते हैं तो आप जरूर लिख सकते हैं। तीसरी बात, ये अलंकार। अलंकार लिखने के लिए आपको उसका स्पष्टीकरण देना जरूरी है। आपने लिख दिया अनुप्रास, यदि आपने अनुप्रास लिखा है, यमक लिखा है, रूपक लिखा है, विरोधाभास लिखा है, कोई सा भी अलंकार लिखा है, तो जरूर आप उसका स्पष्टीकरण, यानी कि कौन सी पंक्ति में आपने देखा है अनुप्रास, अनुप्रास के तो भेद होते हैं, यदि आपने अनुप्रास पहचान लिया तो कौन सा अनुप्रास है ये भी अगर आपको आता है, आप पहचान चुके हैं, तो आप वो पंक्ति लिखकर उसे स्पष्ट करिए। यमक अलंकार, रूपक अलंकार, कोई सा भी अलंकार आपने कहीं पर भी पहचाना है या एक से ज्यादा अलंकार है, तो आप अलंकार का इस तरह से पॉइंट बना के, और जितने भी अलंकार आपने, जितनी पंक्तियां पहचाने हैं, आप उसे लिख सकते हैं स्पष्ट रूप से। तो यहाँ जो एग्जामिनर है, जो आपकी कॉपी चेक करने वाला है, जो समझने वाला है, वो ये समझ जाएगा कि आपने जो अलंकार लिखे हैं वो तुक्के में नहीं लिखे हैं या किसी के देख के, किसी के सुन के नहीं लिखे हैं। आप वो अलंकार जानते हैं और आपने स्पष्ट रूप से अपनी पंक्ति के अनुसार वो अलंकार पहचाने हैं और उसे ही लिखा है, ठीक है। सबसे पहले रचनाकार का दृष्टिकोण। क्या रचनाकार का जो विशेष दृष्टिकोण अगर आपने उस पद में देखा है, तो अलंकार कौन सा है, रस कौन सा है। चौथा जो पॉइंट आएगा वो आएगा छंद। यदि आप पहचान जाते हैं कि उसमें कौन सा छंद है, तो आप वो छंद भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसे पूरा एक्सप्लेन करें या बताएं कि ये छंद ऐसे ऐसे है, या क्योंकि छंद जो होते हैं वो बहुत बड़े कई बार समझाने होते हैं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने ये नाम भी लिख दिया छंद का, या ऐसा कह दिया कि ये मात्रिक छंद है, या तो वो समझ जाएंगे कि हाँ ये छंद है। और नहीं भी समझ में आता है तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि विशेष में आप ये लिख सकते हैं।
अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है भाषा। इसकी भाषा सरल व स्पष्ट है। जी नहीं, ये लाइन आपकी बहुत गलत है। सब में ऐसा नहीं होता है कि इसकी भाषा सरल व स्पष्ट होती है। यदि आपने जयशंकर प्रसाद पढ़ा है तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि उनकी भाषा कई बार बहुत ज़्यादा क्लिष्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा संस्कृतनिष्ठ हो जाती है, बहुत ज़्यादा तत्सम शब्द उसमें ऐसे आते हैं कि जिसके लिए जो विशेष हिंदी वाले हैं उन्हें भी जो शब्दकोश है उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो उनकी भाषा के लिए हम ये नहीं लिख सकते हैं कि भाषा सरल व स्पष्ट है। दूसरी बात ये, भाषा की विशेषता के अलावा आपको अगर भाषा पता चल रही है, यानी कि ब्रज भाषा है, अवधी है, खड़ी बोली है, या अपभ्रंश है, मैथिली है, अवहट है, इस तरह की कोई भाषा अगर आपको हिंदी की पता चल रही है, उस पद में कौन सी भाषा है, तो वो भाषा भी आप यहाँ पर अंकित कर सकते हैं। जैसे अगर मैं तुलसीदास की बात करती हूँ तो उनकी जो रामचरितमानस है वो अवधी में लिखा हुआ है, तो यहाँ मैं लिखूँगी कि ये अवधी का चौपाई है या अवधी का दोहा है। अगर सूरदास की बात करते हैं तो ब्रज की है। अगर जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं तो संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली है उनकी, यानी कि संस्कृत के जो तत्सम शब्द हैं, जो ऐसे कैसे लिए गए हैं, वो शब्दों का इस्तेमाल जयशंकर प्रसाद अपनी शब्दों में या अपने काव्य में ज़्यादा करते हैं। अगर जो आधुनिक युग के जो या आधुनिक युग के जो रचनाकार या जो कवि या लेखक हैं वो खड़ी बोली इस्तेमाल करते हैं, है ना। नई कविता के जो हैं वो मिक्स, यानी कि जो होती है, जो संस्कृत निष्ठ भी है, तद्भव भी है, विदेशज है, देशज है, सभी तरह के शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं। अगला बिंदु है कवि का पक्ष। कवि का पक्ष मैंने आपको कहा था कि जब आप उसमें सबसे जो मुख्य आता है, सबसे पहले आता है, आप उसमें लिख सकते हैं, संदर्भ में लिख सकते हैं, या प्रसंग में, सॉरी, उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। अगर कोई कवि का कोई विशेष पक्ष या कोई उनकी कोई विशेष बात आपको पता चल रही है या जो उस पद से संबंधित है, अगर ऐसी कोई बात है तो वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा वात्सल्य लिख सकते हैं, या तुलसीदास जी का भक्ति भाव पता चल रहा है, या इसमें इनकी दास से भक्ति पता चल रही है, या सूरदास की जो साख्य भक्ति है वह पता चल रही है, या हम लिखते हैं किसी में रौद्र रस बहुत ज़्यादा है, या कहें कि विभत्स का बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है, तो उसका कुछ विशेष बिंदु है, तो वो भी आप विशेष के अंदर बिंदु बनाकर लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है, आप में से बहुत लोग नायक नायिका भेद के बारे में जानते हैं, बहुत नहीं जानते हैं। अगर इससे संबंधित कोई पद है जिसमें आपको नायक जो दिया है या नायिका, उसका भेद पता है, भेद से मतलब है वो किस प्रकार की नायक है, की नायिका है, या किस प्रकार का नायक है, यदि आप जानते हैं तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा जो पात्र की विशेषता होती है, यानी जैसे पात्र कहानी में हो सकते हैं, नाटक में हो सकते हैं, उपन्यास में हो सकते हैं, या कोई पद्य लिखा हुआ है उसमें पात्र हो सकते हैं जो नायक नायिका के अलावा। अगर उस पात्र की कोई विशेषता पता चल रही है या कोई भाव है तो वो भी आप विशेष के अंदर लिख सकते हैं। बात आपको सिर्फ इतनी सी ध्यान रखनी है कि वो उस पद से संबंधित होनी चाहिए, उस पद में पता चलनी चाहिए। अगर उस पद से कुछ अलग है तो वो वहाँ पर गिनी नहीं जाएगी, वो वहाँ पर उचित नहीं होगी। अगर आप इन कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखकर अपनी व्याख्या करते हैं तो मेरा दावा है कि आपको 30 में से 28 जो अंक हैं वो आपके कहीं पर भी नहीं जाएंगे। हम सब जानते हैं कि हिंदी और अंग्रेज़ी जैसे जो लिटरेचर वाले, यानी जो साहित्य वाले जो हमारे पेपर्स हैं उनमें हम फुल मार्क्स नहीं एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद हम नहीं लगाते हैं। लेकिन 80% या 90% मार्क्स आपके कहीं पर भी नहीं जाएंगे अगर आप व्याख्या में इन बिंदुओं का ध्यान रखते हैं, व्याख्या को क्रम से करते हैं, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करके आप सरल व स्पष्ट शब्दों में अगर आप अपना प्रयोग करते हैं, अपनी व्याख्या करते हैं, तो वो बिल्कुल अच्छी होगी, आकर्षक होगी और आपके बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए सफिशेंट होगी।
आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इससे जुड़े हुए और बहुत सारे आकर्षक और जो टिप्स वाले या जो ट्रिक्स वाले जो कहा जाए, जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए या जो आपकी आरपीएससी या आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए जो आपके ज़रूरी हैं, उसके लिए उससे संबंधित वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच।